Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. क्लास 10th SST डील करेंगे अगेन. अब SST का इसमें रहेगा हमारा पॉलिटिकल साइंस यानी कि पोल साइंस जो डील करेंगे, जिसमें हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रहेगा जो कि प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अगर आपका प्री बोर्ड हो चुका है तो कोई बात नहीं, बोर्ड में मदद मिलेगी, और आपका अगर प्री बोर्ड भी बाकी और बोर्ड भी, तो दोनों में आपका काफ़ी हेल्प होने वाला है इस सारे MCQs की वजह से. ठीक है, तो देखेंगे इसमें स्पेशली हमारा चैप्टर 4 होगा, जिसमें से हमने 3 चैप्टर इसके प्रीवियस जो 3 चैप्टर हैं उसका सारा डील कर रखे हैं. अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्वेश्चंस को वॉच कर सकते हो. और इसमें सेशन 2023-24 के जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए काफ़ी मदद होगा ये सारे के सारे MCQ. तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें. सो ये रहा पहला क्वेश्चन नंबर 1 में डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. यानी यहाँ पे 4 ग्रुप दे रखा है. वो एक ऐसा ग्रुप है, लोगों का एक ऐसा समूह है जो क्या करते हैं, इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करने के लिए और सत्ता में सरकार में सत्ता हासिल करने के मकसद से क्या करते हैं, आते हैं और लोगों पे क्या करते हैं, शासन करते हैं. तो उसको हम कहते क्या है, प्रेशर ग्रुप बोलेंगे, पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे, या इंटरेस्ट ग्रुप बोलेंगे, या बिजनेस लॉबी बोलेंगे. तो याद रखेंगे उसको हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे. ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो लोगों का एक ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के मकसद से एक साथ आते हैं, जिसको हम लोग राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 2 में. द डैश हैज ऑफिशियली बैंड वॉल राइटिंग बाय पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स. किसके द्वारा, यहाँ पे 4 बॉडी का नाम दिया गया है, जिसमें से पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, इलेक्शन कमीशन है और कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में दिया गया है कि किसने चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक रूप से ऑफिशियली क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन लगा दिया है. यानी इलेक्शन के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे कोई भी दीवारों पर क्या नहीं कर सकता है, लिख नहीं सकता. ये ऑफिशियली बैन है. अब यहाँ पे किसने ये लगाया है बैन, भाई पार्लियामेंट संसद ने लगाया है, या प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने, या इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने, यानी तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जिसे हम हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, उन्होंने बैन लगाया. तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होना है यहाँ पर, जो कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, ऑफिशियली बैन लगा के रखा है. तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी. ये चीजें आपने याद रखनी है. अगला क्वेश्चन नंबर 3 में, पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल डैश इन अ सोसाइटी. पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप. ठीक है, कहने का सेंस ये कि राजनीतिक दल जो है वो समाज में मौलिक डैश को प्रतिबिंबित करता है. किसको, सोशल डिवीजन को, इकोनॉमिक डिवीजन को, रिलीजियस डिवीजन को, या पॉलिटिकल डिवीजन को. कौन, पॉलिटिकल पार्टीज. जो कि पार्टियां क्या होती है, समाज का एक हिस्सा होता है. जो कि पार्टियां जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो एक्चुअली में सोसाइटी का एक पार्ट होता है, और इस प्रकार वो अपनी भागीदारी में शामिल होती है. तो याद रखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन. क्या होगा यहाँ पर, पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी. सो इस वजह से आपका ऑप्शन डी हो जाना है. हिंदी में आप बोल सकते हो राजनीतिक विभाजन के बारे में, यानी कि राजनीतिक दल समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन को क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है. जो कि अगर बात करें हम पार्टियों का, तो वो समाज का एक छोटा सा हिस्सा होता है, और इस प्रकार वो अपनी भागीदारी में शामिल भी होती है. तो इस वजह से ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉलिटिकल डिविजन्स यानी कि राजनीतिक विभाजन. अगला क्वेश्चन नंबर 4 में, इन कंट्रीज लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में, भारत जैसे कंट्री में डैश चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस. कहने का सेंस है कि भारत जैसे देश में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है. कौन करता है भाई, टॉप पार्टी लीडर्स करता है, या मेंबर्स ऑफ द पार्टी करते हैं, या सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी करते हैं, या नन ऑफ द अबव. तो याद रखेंगे भारत जैसे देश में अगर हम बात करें कैंडिडेट को चूज करने के लिए, इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करने के लिए, तो उसमें टॉप पार्टी लीडर्स जो होते हैं, जो भी पार्टी होती है पॉलिटिकल, जो भी पार्टी होता है उसके जो टॉप लीडर्स होते हैं वही इसको क्या करेंगे, चूज करते हैं कैंडिडेट को कि किसको खड़ा करना है और किसको नहीं करना है. तो इस वजह से ऑप्शन ए यहां पे हो जाएगा, टॉप पार्टी लीडर्स. अगला सवाल है नंबर 5 में, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द. कहने का सेंस है कि एक सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी नीतियों, जो भी पॉलिसीज होता है उसको को डैश द्वारा अपनाई गई लाइन पर आधारित करेगी. यानी कि ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा, या फिर रूलिंग पार्टी द्वारा, या प्रेसिडेंट द्वारा, या फिर पार्लियामेंट द्वारा. तो याद रखेंगे रूलिंग पार्टी के द्वारा, यानी कि जो सत्तारूढ़ दल होगा, जो सत्ता में बैठा हुआ दल होगा, उन्हीं के द्वारा अपनाई गई लाइन पर आधारित करेगी. सेंस ये बनेगा, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी. यानी कि एक सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी नीतियों को सत्तारूढ़ दल द्वारा अपनाई गई लाइन पर आधारित करेगी. इस वजह से ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर हो जाएगा.
अगला सवाल है नंबर 6 में, मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ डैश अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी बहुत सारे ऐसे दबाव समूह हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच खाली जगह डैश का एक विस्तार रूप है, एक विस्तारित रूप है, यानी एक्सटेंशन है उसका, कह सकते हो आप। कौन सा? वो लेजिस्लेचर का एक्सटेंशन है, या फिर गवर्नमेंट यानी सरकार का एक एक्सटेंशन है, या पॉलिटिकल पार्टीज का, या ब्यूरोक्रेसी का। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होना है यहां पर, जो कि इस प्रकार है, मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी हिंदी में कई दबाव समूह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच राजनीतिक दल का विस्तार है। यह ऑप्शन हो जाएगा यानी कि गौ। तो इस वजह से ऑप्शन सी यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे सही आंसर, यानी कि राजनीतिक दल यहां पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ डैश। कहने का सेंस है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, यानी कि राजनीतिक दल का जो उदय होता है, उनकी जो राइज होती है, वो सीधे तौर पर किसके उद्भव, किसके एमरजेंस से जुड़ा होता है, यानी लिंक होता है, यानी माइनॉरिटी डेमोक्रेसीज से, या डायरेक्ट डेमोक्रेसीज, या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा यहां पर, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज से डायरेक्ट क्या होती है, लिंक्ड होती है। कहने का सेंस ये है कि द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। हिंदी में बोलेंगे उसको प्रातिनिधि लोकतंत्र, यानी कि राजनीतिक दलों का जो उदय होता है वो सीधे तौर पर प्रातिनिधि लोकतंत्र के उद्भव से जुड़ा होता है। यह बात आपने याद रखनी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और खास तौर से अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश तो है, लेकिन यहां पे प्रातिनिधि लोकतंत्र अपनाया गया है। यह बात भी आपने याद रखनी है, भारत में प्रातिनिधि लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज को अपना के रखा गया भारत में। अगला सवाल है नंबर 8 में, इन इंडिया डैश पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में, खासतौर से बात करें भारत में कितनी पार्टियां भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड है। भारत में अगर हम पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी की बात करेंगे, राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज का, तो वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, बट कितने हैं वो बताना है। ऑप्शन है लेस देन 750 यानी कि 750 से कम, या लेस देन 75 यानी 75 से कम, या लेस देन 100 यानी कि 100 से कम, या मोर देन 750 यानी 750 से ज्यादा। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर होगा। भारत जैसे देश में, यानी कि भारत में खास तौर से अगर बात करें, तो 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन में क्या है, रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। 750 से ज्यादा, यह बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 9 में, द डैश एंड द यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके आप शॉर्ट में कह सकते हो, जिसकी कैपिटल लंदन है, ठीक है, यूके आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ टू पार्टी सिस्टम। देखें, उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, दुनिया में जितने भी देश हैं सबके पास गवर्नमेंट है, यानी कि सबके पास सरकार है, और सरकार को चलाने के लिए सबके पास कोई ना कोई सिस्टम है, कोई ना कोई पद्धति है। लेकिन इस सिस्टम को तीन रूप में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। पहला तो ये होता है कि वन पार्टी सिस्टम होती है, दूसरा होता है टू पार्टी सिस्टम होती है, और तीसरा में होता है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। अब इन तीनों में फर्क छोटा सा ये है कि वन पार्टी सिस्टम जिस कंट्री ने भी अपनाया होगा, तो डेफिनेटली उसके पास एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी जो हमेशा से क्या करती है, रूल करती होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आप चाइना को ले सकते हो, यानी हिंदी में लिखता हूं मैं, चीन को ले सकते हो, आप रूस को भी ले सकते हो। इनके पास सिर्फ एक ही पार्टी है जो क्या करती है, हमेशा से रूल करती हुई आ रही है। और दूसरा ऑप्शन आता है टू पार्टी सिस्टम्स का, यानी कि एक ऐसा कंट्री जो टू पार्टी सिस्टम को क्या करता है, अडॉप्ट करके रखा है। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपका तो यहां पर दे रखा है यूके, और उसके साथ में बता दो एडिशनली यूएसए होगा, जो कि ऑप्शन में देख लेते हैं इस क्वेश्चन का पहले क्या करा, फिर आगे देखता हूं। यानी कि द डैश एंड द यूके यूनाइटेड किंगडम आर द एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। तो टू पार्टी सिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल आपका यूके तो हो गया, उसके साथ साथ ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है रशिया, तीसरा है चाइना, चौथा है कनाडा। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए, यानी कि यूएसए और यूके जो है वो बेस्ट एग्जांपल आपके टू पार्टी सिस्टम का। दूसरा ऑप्शन अगर रशिया की बात करेंगे तो वो वन पार्टी सिस्टम में आ जाता है। तीसरा हो जाएगा चाइना, चाइना भी आपके वन पार्टी सिस्टम में आता है। चौथा ऑप्शन में दे रखा है कनाडा, जो कि आपके मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि मैं अभी बताने वाला था, अभी बता रहा हूं। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जिसमें दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज क्या रहता है, वहां की गवर्नमेंट में इन्वॉल्व रहता है, वहां इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट वगैरह करते हैं। तो उस देश में जो सिस्टम अपनाया गया है उसको हम बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इसमें से कनाडा जो होगा वो मल्टी पार्टी सिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होना है। और रशिया जो होगा वन पार्टी सिस्टम, चाइना वन पार्टी सिस्टम, कनाडा मल्टी पार्टी सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है। सो ये बातें याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 10 में,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। ले अभी क्वेश्चन आ गया हमारा, तो यहां पे देखना है कि मल्टी पार्टी सिस्टम का कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है। यहां पर इंडिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होना है, क्योंकि अपना जो इंडिया है, इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहां पे पार्टीज को लेकर के कोई बंदिश नहीं है, बहुत सारी पार्टियां। अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा कि भारत में अगर हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे तो वहां पे रजिस्टर्ड 750 प्लस है, रजिस्टर्ड है, और बहुत सारे ऐसे पार्टीज है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा इंडिया मल्टी पार्टी का बेस्ट एग्जाम्पल है, न्यूजीलैंड भी मल्टी पार्टी का बेस्ट एग्जाम्पल है, कनाडा जो कि अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, कनाडा भी आपका मल्टी पार्टी का बेस्ट एग्जाम्पल है। इस वजह से ऑप्शन डी हो जाएगा, मल्टी पार्टी सिस्टम के सारे बेस्ट एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। अगला सवाल है नंबर 11 में, नेशनल पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजी दैट इज डिसाइडेड एट द। हिंदी में अगर कहने का सेंस देखें तो यानी जो राष्ट्रीय दल होता है, नेशनल पार्टीज होता है, वो अलग अलग राज्यों में उसकी यूनिट्स बैठी है, लेकिन कुल मिलाकर ये सभी यूनिट्स जो होती है, इकाई जो होती है, उन्हीं नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों का पालन करती है जो डैश द्वारा तय की जाती है। यानी कि नेशनल लेवल में तय की जाती है जो उसको, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो तय की जाती है उसको फॉलो करता है, या फिर स्टेट लेवल में जो तय की जाती है उसको फॉलो करता है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल में, या फिर विलेज लेवल में। तो याद रखेंगे जब नेशनल पार्टी की बात करेंगे और उनके यूनिट्स की अगर बात करेंगे तो वो जो भी पॉलिसी फॉलो करता है, जो भी प्रोग्राम फॉलो करता है, जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, वो कंप्लीटली नेशनल लेवल पर डिसाइड की जाती है, तय की जाती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए यहां पे क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। सो ये बात ध्यान रखनी है, ए यानी कि राष्ट्रीय स्तर, यानी कि नेशनल लेवल। अगला सवाल है नंबर 12 में, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% वोट। सो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। फोकस करेंगे हम स्टेट पार्टी की बात कर रहे हैं। सो याद रखना है, अगर स्टेट पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो उस स्टेट पार्टी को एटलीस्ट कितना परसेंट, 6% वोट क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को ले लो आप, ठीक है। उनके साथ साथ और एक छोटा सा क्राइटेरिया है कि उसे कुछ सीट भी जीतने होते हैं ताकि उसको हम स्टेट पार्टी का क्या करें, दर्जा दे सके। तो उसके लिए कितनी सीट जीतनी जरूरी है, 2 सीट्स, 3 सीट्स, 1 सीट्स या फिर 4 सीट्स। सो प्लीज कीप इन माइंड 6% वोट के साथ साथ 2 सीट का होना जरूरी है। कौन से पार्टी के लिए, स्टेट पार्टी की अगर आप दर्जा चाहते हैं तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि एक पार्टी जो किसी भी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों के कम से कम 6% वोट हासिल करती है और कम से कम दो मैं यहां लिख देता हूं, 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, जीतती है, तो उसे राज्य पार्टी के रूप में क्या करते हैं, मान्यता दी जाती है। तो याद रखेंगे स्टेट पार्टी के लिए कम से कम कुल वोट का, कुल डाला गया वोट का 6% वोट चाहिए और 2 सीट चाहिए। अगर मिल जाता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी कि उसको, आपको स्टेट बोले तो हिंदी में बोलेंगे हम उसको राज्य पार्टी, यानी राज्य पार्टी का दर्जा इजिली उस पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाएगा। अब राज्य पार्टी का अगर एक बेस्ट एग्जांपल लेंगे तो आरजेडी का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय जनता दल, जो कि बिहार की है। जेडीयू का भी सुना होगा आपका, जो कि जनता दल यूनाइटेड, ये भी आपके बिहार की है। तो इस तरह के कई बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि आपके राज्य के स्तर पे काम करती है। सो प्लीज कीप इन माइंड। अगला सवाल है नंबर 13 में, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6%। सिमिलर क्वेश्चन बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा, सेम मत समझना, आगे देखते हैं। 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा। सो प्लीज कीप इन माइंड, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, ठीक है। एंड विंस एटलीस्ट कितने सीट्स चाहिए यहां पे बात करना है, इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्टी के लिए, इससे पहले हमारा था स्टेट पार्टी, अब हम बात करें नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उसमें कम से कम डाले गए वोट का 6% वोट चाहिए और टोटल सीट्स में से कम 4 सीट चाहिए। मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, 4 सीट चाहिए। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, 1 सीट, 2 सीट्स, 3 सीट्स, 4 सीट्स। तो याद रखेंगे यहां पर, सॉरी पहले 1 है, 2 है, 4 है, फिर 3 है, तो आपको ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 सीट की जरूरत पड़ेगी नेशनल पार्टी के लिए और 6% वोट। बट यहां पे एक ट्विस्ट और भी है कि चाहे तो वो लोकसभा का इलेक्शन हो, यानी तो अगर असेंबली इलेक्शंस भी होती है तो वो कम से कम 4 स्टेट पे जाना पड़ेगा।
एक स्टेट पे नहीं, 4 स्टेट पे असेंबली इलेक्शंस में डाले गए टोटल वोट्स का कितना वोट चाहिए, 6% वोट चाहिए। और उसके साथ यानी तो उसके साथ क्या करेंगे, उन दोनों में से एक होगा, चाहे तो लोकसभा में आप 6% वोट ले लो, यानी तो किसी भी 4 स्टेट में क्या करते हैं, असेंबली इलेक्शंस के 6% वोट डाल लो, ठीक है, उठा लिया। उसके साथ साथ लोकसभा से क्या करेंगे, 4 सीट को उठाएंगे, और इतना आप सिक्योर कर लेते हो, मिल जाता है, तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। हिंदी में देखते हैं, एक पार्टी जो लोकसभा चुनाव या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करती है, तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में क्या कर दिया जाता है, मान्यता दे दी जाती है। तो यहां पे ऑप्शन सी यानी कि गौ हो जाएगा, जो कि 4 सीटों पर जीत दर्ज करना पड़ेगा, तो यह भी आपने याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 14 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम शॉर्ट में आईएनसी कहते हैं, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज इन द वर्ल्ड फाउंडेड इन, यानी कि हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि सबसे पुरानी पार्टियों में से एक पार्टी है, जिसकी स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, वो साल बतानी है, 1885 यानी 1885 को, 1880 को, 1888 को, या फिर 1889 को। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए होना है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, उसकी जो फाउंडेशन हुआ था, फाउंड हुआ था, वो आपके 1885 यानी 1885 को हुआ था। तो ये बात याद रखनी है, साल है 1885 का। अगला क्वेश्चन है नंबर 15 में, बहुजन समाजवादी बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीएसपी कहते हैं, इज अ नेशनल पार्टी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, फॉर्म्ड इन डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। कांसीराम के द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया था, जिसको नाम है बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। वो किए गए थे किसके जरिए, कांशीराम के नेतृत्व में किया गया था, उसी के द्वारा किया गया था। बट कब किया गया था, ये सवाल है यहाँ पर। ऑप्शन है 1964 में, 1974 में, 1994 में, या 1984 में। सो प्लीज याद रखेंगे ऑप्शन डी होना है। इस पार्टी का गठन हुआ था 1984 यानी 1984 को हुआ था, बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी, जो कि किया गया था कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में। अगला सवाल है नंबर 16 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, या ना यहां बोलेंगे हम सीपीआईएम वाज फाउंडेड इन। यहां पे भी सवाल वही है कि सीपीआईएम का गठन कब हुआ था, वो बताना है, जो कि इट सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो बात यह कि इससे पहले एक बात बता दूं, सीपीआईएम से पहले नॉर्मली एक ही पार्टी थी, जो कि सीपीआई थी। कुछ घटना घटी, मैं घटना पे नहीं जाऊंगा, कुछ ऐसा घटना घटा जिसमें क्या हुआ 1964 में ऑप्शन यहां पे बी होना है। 1964 में कुछ घटना घटा, इस पार्टी में दरार आई और यह पार्टी 2 टुकड़े में बट गया। तो सीपीआई में से सीपीआई एक पार्टी तो रही, दूसरा सीपीआईएम बन गया, ठीक है, जो कि एम में मार्क्सिस्ट जोड़ दिया अपने साथ। कुछ थॉट प्रोसेस है इसमें, अपने विचार के साथ ये अलग पार्टी बनाई, जिसको बोला जाता है सीपीआईएम। तो इस पार्टी का गठन हुआ था 1978 में, 64 में, 68 में या 54 में। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा, 1964 में हुआ था। इंपॉर्टेंटली एक चीज ये भी बताना है कि ये सीपीआईएम जो है वो सपोर्ट करती है किसको, सोशलिज्म को करती है, सेक्युलरिज्म को करती है और डेमोक्रेसी को भी करती है, लेकिन कुछ चीजों का वो अपोज भी करती है। अपोज किसका करता है, इंपीरियलिज्म का अपोज करता है और कम्युनलिज्म का अपोज करता है, ठीक है, ये बात भी आप याद रखनी है। हिंदी में देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी, जिसे सीपीआईएम कहते हैं, उसका स्थापना जो हुआ था 1964 में हुआ था। यह समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करता है, लेकिन साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करता है। यह बात भी याद रखनी है। कौन सी पार्टी, सीपीआईएम। चलो ये अगला सवाल नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट। हम कोलिशन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर के सही है। अब मैं हिंदी में बता दूं, कोलिशन गवर्नमेंट को हिंदी में हम गठबंधन सरकार कहते हैं, गठबंधन सरकार बोलेंगे। ऑप्शन ए है, ओनली 2 पार्टीज फॉर्म एन अलायंस एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, यानी कि गठबंधन में केवल 2 पार्टी यानी 2 दल गठबंधन बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है। दूसरा बोल रहा है, सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर, यानी कि कई पार्टियां सत्ता के लिए कॉम्पीट करती है, प्रतिस्पर्धा करती है, लड़ाई लड़ती है। नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है, द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पार्टीज कमिंग टुगेदर, यानी कि सरकार 2 या 2 से अधिक दलों को एक साथ आने से बनती है। तो बिल्कुल ये सही लग रहा है, बट देखेंगे हम अगला अगला ऑप्शन क्या है वो भी देखता हूं। सेवरल पार्टीज फॉर्म एन अलायंस एंड कॉम्पीट फॉर पावर, कई पार्टियां गठबंधन बनाती है और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। बिल्कुल गलत है।
कई पार्टियां गठबंधन करती है लेकिन वो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती है, सत्ता में आकर के वो शासन करते हैं मिलजुल करके। जिस हिसाब से ऑप्शन सी प्रॉपरली और परफेक्टली मैच हो रही है, तो ऑप्शन 17 का ऑप्शन सी आपका सही होगा, जो कि कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में सही बता रही है। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाई 2 और मोर पार्टीज कमिंग टुगेदर, यानी कि सरकार 2 या 2 से अधिक दलों के एक साथ आने से बनती है। सो यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है नंबर 80 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल का घटक नहीं है। ये आपके पॉलिटिकल साइंस का जो आपका चैप्टर होगा उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है, बट यहाँ पे एमसीक्यू के तौर पे देख रहे हैं तो देख लेते क्या हो जाएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसके अपने अपने कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, ठीक है। इनमें से आपको देखना है 4 ऑप्शन है, इन 4 में से कोई 3 तो घटक होगा डेफिनेटली, बट एक नहीं होगा। बट वो कौन सा है जो नहीं होना है? द लीडर्स, द फॉलोअर्स, द एक्टिव मेंबर्स या फिर विमेन। तो याद रखेंगे, नेता बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी का एक अहम हिस्सा, एक अहम कंपोनेंट है, तो होगा। अनुयायी यानी उनके फॉलोअर्स भी होते हैं, तो फॉलोअर्स भी होगा। एक्टिव मेंबर्स, बहुत सारे सक्रिय सदस्य रहते हैं जो काम करते रहते हैं, हमेशा पार्टी में जुड़े रहते हैं, तो ये भी होता है। लेकिन विमेन की जब हम बात करते हैं तो महिला, यहां पे ऑप्शन डी सही होगा, जो कि बिल्कुल ये उसका कंपोनेंट, उसका घटक नहीं है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब महिला में तो लीडर भी हो सकता है, तो वो उसमें इंक्लूड हो सकती है, स्पेशली महिला कहना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब वो महिला फॉलोअर्स भी हो सकती है और वो महिला आपका एक्टिव मेंबर भी हो सकती है, बट स्पेशली महिला की कैटेगरी को लाके घुसाना कहते हैं ये सही नहीं होगा, इस वजह से आपका ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा, बिकॉज विमेन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में, व्हाट इज द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। हम बीजेपी की बात करें, जो अभी करंट में अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी हमारी क्या कर रही है, अभी देश में शासन कर रही है, उन्हीं की सरकार है। तो देखेंगे यहां पर कि बीजेपी का एक गाइडिंग फिलॉसफी है, बहुत सारे सब पार्टी के होते हैं, बट इन 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन कौन से बीजेपी के गाइडिंग फिलॉसफी हैं। वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, बीजेपी चाहती है कि एक मजबूत और आधुनिक भारत का हम निर्माण करें, क्या वो है? दूसरा कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता वो लाना चाहते हैं, क्या वो भी सही है? आगे देखते हैं कल्चरल नेशनलिज्म, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चाहते हैं, या फिर चौथा में बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव, क्या ये सब के सब उसके गाइडिंग फिलॉसफी हैं? तो बिल्कुल है, इस वजह से ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बीजेपी की अगर हम गाइडिंग फिलॉसफी की बात करेंगे तो ये तीनों की तीनों सही है। वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, वो बीजेपी मजबूत और आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहता है, बिल्कुल सही है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी चाहते हैं, यानी समान नागरिक संहिता भी चाहते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म भी चाहते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी चाहते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे सही हैं और ये सब गाइडिंग फिलॉसफी है बीजेपी के। ओके, अगला सवाल है, यानी कि जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि नंबर 20 है, कह रहा है व्हेन वाज बीजेपी फाउंडेड। आप बात करेंगे वही बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो अभी राज्य कर रही है, जो अभी शासन कर रही है एक्चुअली में भारत में, तो उनका फाउंडेशन, उनकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुआ था, 1970 में, 1980 में या 1990 में? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा। बीजेपी की जो फाउंड हुआ था वो आपका 1980 में हुआ था, ये चीजें यानी 1980 में हुई थी, ये बात याद रखनी है। एंड अगेन इंपॉर्टेंटली ये बात भी है कि बीजेपी को 1980 से पहले जनता पार्टी, जेपी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? जेपी, जनता पार्टी के नाम से जाना जाता था। इसी को नाम बदल करके 1980 में क्या रख दिया गया था? बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी रख दी गई थी। इस वजह से बीजेपी की अगर फाउंडेशन की बात करेंगे तो वो 1980 लगाएंगे, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो। ये आपका था पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट सेशन। होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और बेनिफिशियल साबित होना डेफिनेटली। एंड आप प्रिपरेशन करो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच अगेन। एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑल्सो एंड शेयर, एंड दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।